नमस्ते दोस्तों। आज हम जो हैं कक्षा 10 की जो 2024 में 16 फरवरी की परीक्षा होने वाली है मैथ का, उसमें से ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। मैं चैप्टर 1, 2 बता चुका हूं। अब जो है चैप्टर 3 का मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, चैप्टर जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो है यही हम आज बताएंगे आप लोगों को। अब इसमें देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या है, पहले हम समझेंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, हम जो भी बताएंगे आप लोगों को समझा करके बताएंगे ताकि आप लोगों की दिक्कत ना हो। मान लीजिए हम खाली चैप्टर पर जो है ना प्रश्न को बताते जाएंगे, आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है, तो कैसे समझेंगे। तो इसलिए हम जो है जो भी बताएंगे आप लोगों को समझा कर ही बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न है पहला, हम जानेंगे कि चर क्या है। चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं। तो चर देखिए, ए बी सी डी के जितना भी अक्षर है, ए से लेकर जेड तक, बी सी डॉट डॉट यानी जेड तक क्या होगा, चर होगा। क्या होगा, चर होगा। और अचर, अचर हो गया अंक जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब क्या है, अचर है। इंफिनिट तक ये सब क्या है, अचर है। अब देखिए, चर को बोलेगा परिभाषा, तो चर कहेंगे उस राशि को कहते हैं जिसका मान बदलने पर बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान बदलने पर नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई ए मानता है, कोई बी भी मान सकता है, कोई एक्स भी मान लेता है, कोई वाई भी मान लेता है, कोई जेड भी मान लेता है, कोई पी भी मान लेता है, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जो है अचर में एक रहेगा तो हम वहाँ पर उसको दो मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए ये अचर हो गया, ये चर हो गया। अब चलिए, चर और अचर समझ लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, क्या कह रहा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले ये बताएंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म व्यापक क्या होता है। दो चर वाले रेखिक समीकरण का ये नोट बना लीजिएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा हम, क्योंकि ये जो है हम बता रहे हैं अभी सूत्र और ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है, देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। यहाँ पर देखिए फिर a2x प्लस b2y प्लस c2, यहाँ पर c1 होगा बराबर 0। तो ये युग्म हो गया। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया है। तो इतना तक तो हम समझ गए हैं। अब देखिए आगे हैं, इसमें जो है अब ग्राफ्य विधि इसका क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। ठीक है, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, अनुपातों की तुलना क्या होगा। ठीक है, अब वो समझते हैं। तो देखिए, रेखीय युग्म ये क्या हो गया, रेखीय युग्म हो गया। क्या हो गया, रेखीय युग्म हो गया। ठीक है, रेखिक समीकरण का युग्म हो गया है। ठीक है, अब इसी पर सवाल है। सवाल ये है कि मान लीजिए कहता है कि केवल एक हल होने का शर्त क्या है, केवल एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल या असंगत, असंगत, ये सब का मतलब एक ही अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, असंगत
इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। पहले हम इसका सूत्र दिखाते हैं। तो इसमें सूत्र होता है A1 बट्टा अनुपात करेंगे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इस टाइप का रहेगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा या असंगत होगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, या केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा या असंगत होगा। और यह अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। अविरोधी क्या होगा, यह अविरोधी भी होगा। अविरोधी, अविरोधी युग्मी भी होगा। समझ गए हैं, चलिए समझ गए हैं। तो दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है अनेक हल। क्या है, ये फर्स्ट हो गया है, या वह दूसरा है अनेक हल होने का शब्द। अनेक हल, अनेक हल। अब देखिए क्या है, दूसरा क्या है, अनेक हल है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। ठीक है, आश्रित और संगत भी होता है। अनेक हल या आश्रित, आश्रित, ये संगत भी होता है। क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। तो पहले हम इसको लिखते A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इसमें क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, इसका ग्राफ संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है, अब तीसरा बचा है। तीसरा है कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं होने का शर्त। तीसरा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो तीसरा में है कोई हल नहीं में A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं। इसका ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा, सॉरी समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, समझ गए हैं। इसका ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है। और ये क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा, संगत होगा। चलिए इतना तक हम समझ गए हैं। अब समझ गए हैं तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है, ठीक है दोस्तों, हम इसलिए हम जो भी बताते हैं आप लोगों को समझा कर बताते हैं, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ समझा करके बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ, बेसिक से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न में आप प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, दो चर वाले एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितना हल होंगे। तो देखिए इसमें कहता है कि वास्तविक संख्या के समुच्चय जो है उसमें कितना हल होगा। तो हल कितना होगा, तो हल कितना होता है इसका, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा, वो परिभाषित होगा। ठीक है, अब कैसे, तो आप देखिए जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। अब देखिए ax इधर प्लस में उधर गया तो माइनस सी, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस बी वाई। एक्स बराबर हम निकालते हैं कितना होगा, माइनस सी माइनस बी वाई बट्टा ए। अब देखिए यहाँ पर यदि हम वाई बराबर 0 भी लेंगे, ठीक है, या 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, कुछ भी लेंगे तो इसका मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, या घटते जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि सीमित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। 3 में से कोई है नहीं है, 3 में से
कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझ गए हैं, समझ गए हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि समीकरण युग्म, देखिए समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल क्या होगा। ठीक है, इसका कह रहा है हल क्या होगा। तो हल ज्ञात करेंगे, तो ये हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले भी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों के मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए a1 बराबर क्या है, इसमें से हम a1 लेंगे, दूसरा में से क्या लेंगे, b1 करके लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a1 बराबर क्या है। यहाँ पर देखिए a1 बराबर कितना हो गया है, x के पीछे हम पूछना है तो 1, b1 बराबर कितना हो गया है 2, c1 बराबर कितना हो गया है 5। अब देखिए a2 बराबर कितना हो गया है -3, b2 बराबर कितना हो गया है -6 और c2 बराबर कितना हो गया है +1। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, चलिए वो हम दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले हम क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 पर हम बैठाते हैं, अनुपात करते हैं। कितना होगा 1 बट्टा -3 बराबर 2 बट्टा -6 बराबर 5 बट्टा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 1 2 2 3 6, ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया यहाँ पर 1 बट्टा -3 बराबर, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बट्टा -3 बराबर 5 बट्टा 1। देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर है नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो अब देखिए कौन सा नियम हो गया, ये बराबर नहीं है, किस पर हम जाएंगे, ये बराबर नहीं है तो इसका हम हल लिखा दिए हैं कि देखिए 2 को बराबर होगा, 1 को बराबर नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम इसमें जाएंगे तो कौन सा होगा इसका आंसर, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए हैं, चलिए समझ गए हैं तो दिक्कत नहीं है, समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा तो कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न को चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 2 चर में 2 एकघातीय समीकरण के एक ग्राफ या प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। कह रहा है कि 2 चर में 2 एकघातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है, हल की संख्या क्या है। तो प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो हम यहाँ पर लिखा दिए हैं, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते हैं। प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, लिखा दिए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या होगा, केवल एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा, एक हल। समझ गए हैं। चलिए इसका सूत्र भी हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। फिर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 है, तो ये क्या होगा, तो विरोधी होगा या विरोधी होगा या आश्रित होगा। कह रहा है कि ये क्या है, तो हम इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, चलिए वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहले हम चेक करना है। ठीक है, तो चेक करेंगे। पहले a1 बराबर कितना है 1, b1 बराबर कितना है 3, c1 बराबर कितना है -4। यहाँ पर देखिए a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है -5 और c2 बराबर कितना है -1। अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, पहले करते हैं
A1 बट्टा A2 अनुपात में करते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, इसके अनुपात में करेंगे तो कितना होगा 1 बट्टा 2 बराबर 3 बट्टा -5 बराबर -4 बट्टा -1। अब देखिए ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये क्या हो गया A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 पर, किस पर हो गया B1 बट्टा B2 पर। ठीक है, ये कौन हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कौन होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, या अविरोधी हल होगा। क्या होगा, अविरोधी हल होगा, कोई नहीं इसका, सिर्फ कितना होगा, एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। एक हल होने का शर्त लिखा दिए हैं। ठीक है, वो विरोधी होगा। क्या होगा, ये वो विरोधी होगा। चलिए समझ गए हैं, समझ गए हैं, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखना चाहिए आपको, जो हम सूत्र पीछे लिखाए हैं, ठीक है, उसको आप जो है ना एक कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, तभी ये सब सवाल आप लोगों को बनाने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख्य क्या होगा। हाँ देखिए, पीछे हम लिखा दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहता है अनंत हल है। क्या है, अनंत है, या अपरिमित रूप से अनेक हल कहे, कितना अनंत कहे, या अनेक हल होने कहे, या अपरिभाषित कहे। ठीक है, सबके एक ही अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि आलेख्य क्या होगा। आलेख्य मतलब होता है कि ग्राफ पे क्या होगा। ग्राफ क्या होगा, अनंत हल जिसका हो तो उसका ग्राफ क्या होता है, पीछे वाले में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है। क्या होगा, इसका ग्राफ संपाती होगा। सी नंबर का इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर का इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसमें कह रहा है कि 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होगा। अनंत हल होने का शर्त है। ठीक है, तो अनंत हल में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये किसका हल है, अनंत हल होने का शर्त है। किसका है, अनंत हल होने का शर्त है। चलिए हम इसी पर बैठाएंगे। अनंत हल होने का शर्त क्या है, ठीक है, ये शर्त है। यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बराबर, देखिए क्या है, a1 बराबर क्या है, 1 है। x के पीछे हम पूछ रहे हैं क्या है, 1 है। b1 बराबर क्या है, b1 बराबर है 2, और c1 बराबर क्या है 3। यहाँ पर देखिए a2 बराबर क्या है 5, b2 बराबर क्या है k, और c2 बराबर क्या है 15। अब देखिए हम इस पर बैठेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 1/5
बराबर, इस सूत्र पर बैठेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2/k। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, तीनों के भी बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो कितना होता है, k में 1 से गुना होगा तो k होगा, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। या इसको भी आप बराबर कर सकते हैं, ये हम किसको बराबर किए हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 को बराबर किए हैं, या b1/b2 बराबर c1/c2 को भी बराबर कर सकते हैं। तो b1/b2 बराबर क्या है, 2/k है, c1 बराबर क्या है 3, और c2 बराबर क्या है 15। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3k, 15 दूनी 30, यहाँ पर 3 1 के 3, 3 2 के 30, यानी कि यहाँ पर भी k का मान कितना निकला 10 निकला है। क्या निकला है 10 निकला है। यानी अनंत हल होने का शर्त जब होगा तो k का मान कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा अनंत हल होगा। चलिए समझ गए हैं, समझने में कहीं तो दिक्कत तो नहीं हुआ है दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न क्या है कि एक रैखिक समीकरण का कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो एक रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण दोनों का अर्थ एक ही होता है। रैखिक समीकरण बोलो या एक घातीय समीकरण बोलो, लिखेंगे रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण। अब देखिए प्रश्न में ही आपका आंसर है, एक घातीय समीकरण मतलब एक घात कितना होगा, एक घात होगा, कितना होगा एक घात होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा, सी होगा, कौन होगा सी होगा। चलिए अच्छा वाली बात है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न क्या है, कह रहा है कि युगपत समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 9 है, तो निकाय है, तो इसका कह रहा है कि निकाय क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको उसी तरह करेंगे a1/a2 पर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर भी हम करेंगे a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 5, या a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, b2 बराबर क्या है 6, और c2 बराबर 9। अब इसको बैठाते हैं, जैसे 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/9। अब इसको देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 दूना 6, ये तो है नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2, 5/9। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये क्या है बराबर नहीं है। ये बराबर जब नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है हमको ये बराबर यदि नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा असंगत होगा। क्या होगा असंगत होगा। तो ये बराबर नहीं है तो ये कौन सा हल होगा, कह रहा है कि एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा कोई हल नहीं, ये किस रूप में निकला कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, समझ गए हैं। और इसका आंसर क्या होगा असंगत होगा। क्या होगा असंगत होगा। पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं एक पेज बना करके लिखा दिए हैं, वो यदि आप लोग ध्यान से देख लेते हैं याद कर लेते हैं तो आप लोग अपने आप बनाते जाएंगे हिसाब, ठीक है दोस्तों। यदि याद नहीं रहेगा तो आप लोग को हिसाब नहीं बनेगा, बार बार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 तथा 2x + ky बराबर 14 संपाती होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपाती
होगा, के किस मान के लिए जो है ये समीकरण जो है संपाती होगा। तो संपाती होगा, तो इसमें जो है संपाती हो या अनंत हल कहे, बराबर हुआ। संपाती कहे या अनंत हल या अनेक हल, ठीक है, या संपाती, ये तीनों बराबरी अर्थ हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम चेक करेंगे A1 बटा A2 पर। यहाँ पर A1 बराबर क्या हो गया 1, B1 बराबर 2, हम इसमें से लेते हैं पहले A1 वाला, ठीक है, और C1 बराबर 7, A2 बराबर कितना है 2, A2 बराबर कितना है 2, B2 बराबर कितना है K, और C2 बराबर कितना है 14। यहाँ पर देखिए पहले A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 करते हैं। देखिए A1 बराबर क्या है 1 है, कितना है 1 बटा 2 बराबर 2 बटा K। यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। 1 में K से गुना हुआ K हुआ, 2 में 2 से गुना हुआ तो 4 हुआ, यानी K के किस मान के लिए संपाती होगा, तो C नंबर का 4 के लिए। K की जगह पर 4 रखेंगे तो ये क्या होगा संपाती होगा। चलिए अच्छा वाली बात है, आगे की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे की प्रश्न है कि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k के कोई हल ना हो। हाँ, या क्या कर रहा है कि कोई हल नहीं होने का शर्त कर रहा है, ठीक है, कोई हल नहीं होने का शर्त। तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 ठो बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। इसका सूत्र होता है ना A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, इस बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सूत्र पर हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है B1 बराबर क्या है 1, B2 बराबर क्या है 2, C1 बराबर क्या है 5, C2 बराबर क्या है K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K में 1 से गुना हुआ कितना हुआ K 5 दूनी 10, K का मान 10 रखेंगे तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि K का मान 10 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, C नंबर का इसका आंसर होगा। क्या होगा C नंबर का इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये ठीक है, ये इसका आंसर होगा। यदि K का मान हम 10 रखते हैं तब तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कह रहे हैं कि K का मान हमको 10 नहीं रखना चाहिए, K बराबर 10 नहीं लेना चाहिए, कोई भी अदर हम ले सकते हैं, तभी ये जो है ना कोई हल नहीं होगा। समझ गए हैं? यदि समझ गए हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को